अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास मैंडेट तो नहीं है, जिसके पास अवामी वोट नहीं है, लेकिन वो बड़ी गुस्से में रहती है। वो समझती है कि हमसे सवाल पूछना जुर्म है। ये वो लोग हैं जो चोरी का वोट लेकर आए हैं। ये वो लोग हैं जिनके कायद ने यास्मीन राशिद का वोट चोरी किया, लेकिन इनसे सवाल पूछो तो ये बड़े गुस्से में आ जाते हैं। ये वही हुकूमत है जो मुफ्ते पे बिलीव करती है। किस किस किस्म का मुफ्ता आप सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि बंदे में कोई शर्म हया होती है, लेकिन नहीं। ये वो लोग हैं जो हर किस्म की चीज़ मुफ्त हासिल करने पे बिलीव करते हैं और यकीन रखते हैं कि हमें हर चीज़ मुफ्त मिलनी चाहिए। ये अपना हक समझ के हासिल करते हैं। और मैं आपको बड़ी किस्से कहानियाँ सारे इंटरेस्टिंग किस्म के सुनाता हूँ। इसमें आप परेशान होंगे सुन के। आपने इतना इस लेवल का, इस हाई लेवल का मुफ्ता कभी देखा नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि जहाज़ हमें मिल जाए तो वो हमारे बाप का माल है, कोई हमसे पूछ नहीं सकता। साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, इदारे नहीं बने। इस पर बात करूँगा। जितने भी महकमे हैं, जितने भी इदारे हैं, वो फ़र्द वाहिद पे डिपेंड करते हैं। इदारे, इंडिपेंडेंट इदारे हम बना नहीं सके। और मिसाल इसकी ईरान से दूंगा आपको। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक आपने अपना मस्ट देना है, बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे बताएं मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ। अगर फीडबैक की नहीं समझ आ रही आपको तो हुसैन की तारीफ ज़ाहिर बात है, शराइत कुछ होती हैं वीलॉग देखने तो ये तो करनी पड़ती हैं। इसके अलावा चैनल की मेंबरशिप है, सुपर थैंक्स की ऑप्शन है, वो ज़रूर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, गुफ्तगू वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से मैंने कल छोड़ी थी। मैडम मरीम नवाज़ का एक ऑडियो क्लिप लीक हुआ था। खाकसार उसमें पेश था लीक करने में, जिसमें वो बता रही थी कि जनाब मैं देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, मैंने क्या मीडिया मैनेजमेंट की। नून लीग की मीडिया मैनेजमेंट इस वक्त है कि ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट की। एक चैनल के एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हो रही थी जो हाईएस्ट पॉसिबल मालिक के बाद ओहदा होता है। तो उन्होंने कहा यार पंजाब गवर्नमेंट में तो कोई सवाल ही नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहता है जी जो सवाल करता है उसके आगे अरबों रुपया पंजाब गवर्नमेंट का पड़ा होता है, क्या सवाल करे चैनल को। मालिकान जो है वो इश्तिहारात देखते हैं, जो कि बात सच है। सारे मालिकान जो हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया है कि जी हुकूमतें हमें बड़े बड़े इश्तिहार देती जाए तो हम काम चलाते जाएंगे। जिसके जितने ताल्लुकात हैं वो उतने इश्तिहार निकाल लेते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में बिज़नेस मॉडल में ये भी एक ख़राबी है कि ये इश्तिहार आपको मेरिट पे नहीं मिलते। ये इश्तिहारात आपको मिलते हैं ताल्लुकात पे। मैंने पहले वाक़या सुनाया था किस तरह जियो 70% ऑफ पंजाब गवर्नमेंट की ऐड लेकर जाता रहा है। और जियो जो स्टोरियाँ खिलाफ़ करता है पंजाब गवर्नमेंट के, वो नॉर्मली दो वज़रा की लड़ाई की वजूहात की वजह से वह अज़मा बुखारी के ख़िलाफ़ स्टोरीज़ करता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको आज बताता हूँ। मोहम्मद मालिक साहब वो जहाज़ों पे आप सवाल करना शुरू करें, बड़ा जेन्युइन सवाल बनते हैं कि आप 11 अरब का जहाज़ खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी क्या है? कब इजाज़त दी? किसने इंस्पेक्शन की? किसने जाके जहाज़ को देखा? किसने सोचा कि हमारी ज़रूरियात के लिए बेस्ट हमें ये पड़ेगा? आप एक गरीब मुल्क है, आप IMF के प्रोग्राम के अंडर हैं, आप ऑस्टेरिटी मेजर्स का दावा करते हैं, आप आवाम से कुर्बानी मांगते हैं। सवालों का जवाब देना तो बनता है, लेकिन हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर कहती हैं सवाल करना जुर्म है। मैं आपको बड़ा ऑथेंटिकली बता रहा हूँ कि चैनलों को धमकियाँ लगाई जाती हैं। एंकर्स के ट्वीट जो वज़रा हैं पंजाब गवर्नमेंट के ख़ास तौर पे, वो चैनल के मालिकान को भेजते हैं कि भाईजान ये है तो फिर दोबारा ऐड नहीं लेना आपने। मैं एक दो चैनल्स को ऐसों को जानता हूँ जिनके शोज़ में तनकीद की गई मरीम नवाज़ की 200 तस्वीर वाला ज़मीमा जारी करने पर, तो उनको अगली कैंपेन से बाहर निकाला गया कि भाईजान अब आपको समझ आ गई है। ये पंजाब के वज़रा करते हैं, बड़े नून वज़रा करते हैं। अज़मा बुखारी ऑन एयर सहाफ़ियों को धमकियाँ देती है कि मैं शिकायत करूँगी तो फिर नौकरी जाएगी, मैं किसी की शिकायत करना नहीं चाहती। और अज़मा बुखारी साहिबा शिकायतें करती भी हैं। ये पूरा दिन इनको ट्वीट्स भेजे जाते हैं, इनकी टीम भेजती हैं, फिर ये मुख्तलिफ चैनल के मालिकान को फॉरवर्ड करती हैं कि ये देखें इस कुत्ते ने क्या किया है, इस कुत्ते को पटा डालें। कुत्ते ही है ना सहाफ़ी बुंगते। तो ये मीडिया मालिकान भी एक वजह है। ये जो आगे आने वाला ज़वाल है, अगर इकोनॉमिक क्रंच आया तो मेरे जैसे और बहुत सारे बेरोज़गार होंगे। मैं तो धक्के धुक्के खा के वीलॉग कर रहा हूँ बैठ के, नहीं चलता वो बाद में देखते। वैसे मैंने प्लान ये बनाया कि मैं जिम के वीलॉग्स ही करूँ, जिम में जाके वो ज़्यादा देखे जाते हैं। ये अहमी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालना है, इन्फॉर्मेशन भी निकालनी है, मेहनत भी करनी है और फिर व्यूज़ भी कम है। लेकिन तो ये वो लोग आए हैं जो सवाल करने को भी बुरा समझते हैं, बुरा मानते हैं, माइंड करते हैं। इनके लिए सहाफ़ी सिर्फ वो है जो कहे कि मैडम आपका क्या विजन था, मैडम आपने 3 महीने पहले। इनके लिए सहाफ़ी वो कि खबर आए तो एक सहाफ़ी को फ़ोन किया जाए, वो कहे जी मैं बतौर सहाफ़ी गया, मैंने तहकीकात की और देखा कि सबसे बेहतरीन काम आज तक का पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बुज़दार वर्सेस मरियम वाला प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा यार, टाइम नहीं मिल रहा।
कर देते हैं, वो भी किसी दिन बना लेते हैं, अब अगले 1-2 दिन में कुछ बनाते हैं, उसको भी सोचते हैं, ज़रा ये वक्त चाहिए होता है इन चीज़ों के लिए ना, वक्त नहीं मिल रहा जनाबे वाला। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बच्चों की शादी पे केटरिंगें करवा लेते हैं बाहर से, स्पॉन्सर हो जाती है केटरिंगें। ये वो लोग हैं जो सरकारी गाड़ी जब लेते हैं तो उस पे भी कहते हैं कि जी हमें नई गाड़ी चाहिए, पुरानी क्यों दी है हमें। हालांकि मुफ्त की होती है, पेट्रोल मुफ्त का होता है, हर चीज़ मुफ्त की होती है। ये वो पूरा आता है ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। असदुल्ला खान साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी अम्मी हुजूर के गोडे चमने के लिए जो दाई रखी हुई थी, माई रखी हुई थी, उसके पैसे भी 30,000 रुपया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से आते थे। एक और साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि जी इनके ये मुलाजमीन की तनख्वाह यहाँ से आती थी, इनकी ये आती थी। ये कोई एक वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत ढेर सारे वाक़यात मौजूद हैं। इन्होंने जो शहबाज शरीफ की लड़की टिकटॉक बनाती थी उसको सरकारी नौकरी दी गई, जो इंस्टाग्राम चलाने वाला है उसको सरकारी नौकरी दी गई, जो आपके सोशल मीडिया के आपने बंदे भर्ती किए, वो बंदे भर्ती किए जो आपके वज़रा के दोस्त यार थे, उनके छोटे भाई थे, उनकी बहनें थी, उनको लाखों रुपए की नौकरियां दी गई। इसी तरह आपने एक गलत सहाफ़ी को पाकिस्तान टीवी बनाने का ठेका दिया कि कंसल्टेंसी कर, उसने अपना प्रोड्यूसर जो कि लाख रुपया तनख्वाह लेता था 22 लाख पे वहाँ पर रखवाया। उसने आगे से अपने चमचे चले जो 30-30 हज़ार के थे उनको 5-5 लाख पे रखवाया। कौमी ख़जाना ऐसे लूटा जाता है। अता तारड़ साहब जो सहाफ़ी लेकर आए, ये वो सहाफ़ी थे। पीटीवी में मैं आपको बता देता हूँ, उर्फ़ व आम में लाहौर में कहा जाता है मॉडल टाउन ग्रुप, एक कहा जाता है मॉडल टाउन ग्रुप। ये वो लोग थे जो एक डिजिटल मीडिया सेल बनाया गया था, जिनको मॉडल टाउन में होते थे। इनको नून लीग के लोग स्पॉन्सर करते थे इमरान खान के खिलाफ स्टोरियाँ करने के लिए। ज़्यादातर लोग वहाँ से पैसे लेते थे, इनको यहाँ पर एडजस्ट किया गया। उसके बाद मज़ीद इस तरह के बयानिया बनाने वाले कितने सेल चलाए जा रहे हैं, आपको मैं बता दूँ तो फिर अगला मैं वीलॉग करने के काबिल नहीं रहूँगा। कौन चला रहा है, कैश में पैसे कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, खौफनाक तरीन डिटेल्स हैं। ये तो एक बात हो गई। 28वीं 27वीं तरमीम जब हो रही थी, 26वीं और 27वीं तरमीम हो रही थी, तो रायगढ़ में जब मीटिंग्स होती तो खाना भी सीएम साहिबा के दफ्तर से आता था, सरकारी खाना आता था, वहाँ पर लोगों को सर्व किया जाता था, फ्री में सर्व किया जाता था। नून लीग की ख़ास तौर पे शेवा ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर बनते थे तो पहले अपने मॉडल टाउन वाले घर को चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस डिक्लेयर करते थे, उसके बाद रायविंड को अपने चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस डिक्लेयर करते थे। अब आप कहेंगे यार ये कितना काम करते हैं, उस टाइम बताते थे काम यह इतना करते हैं कि घर को दफ्तर बना देते हैं। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जब कैंप ऑफिस बनाया जाता है तो उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी, उसकी ख़र्चा सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है। शहबाज शरीफ के केस में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है। फिर वो वहाँ पर आके सिक्योरिटी के लिए वायर्स लगाते हैं, फिर वो पेंट शेंट कर देते हैं, फर्नीचर चेंज हो जाते हैं, बिल नहीं देने पड़ते, सरकारी शेफ्स वहाँ पर आ जाते हैं, सरकारी खाना आता है। ये लोग अगर ये नहीं छोड़ते तो आप सोचें क्या छोड़ते होंगे, किस तरह की डीलें होती होंगी। हमने इमरान खान का बनीगाला भी देखा था जब वो वज़ीर आज़म थे, टूटी फूटी सड़क थी, रंग उड़े हुए थे, हालत बुरी थी क्योंकि 1 रुपया नहीं खर्चा किया सरकारी। इमरान खान साहब चाहते तो बनीगाला को एक पीएम का कैंप ऑफिस डिक्लेयर करते थे, आधे सेकंड का काम था, नहीं किया गया। तो ये फ़र्क है। आप जब आवाम के सामने अपने आप को जवाबदेह समझते, ये लौट तो जवाबदेह भी नहीं समझती। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब ने कोई 50 से ज़ायद एहलकार स्पेशल ब्रांच के चेंज किए क्योंकि उनकी जासूसी हो रही थी। अच्छा, ये भी हमारे इदारों का बड़ा पुराना काम है। ये बाहर के लोगों की जासूसी करने की बजाय ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आप लोगों की, हमारी जासूसी कर ली जाए, हमारे पॉलिटिशियंस की जासूसी कर ली जाए, हमारे सहाफ़ियों की जासूसी कर ली जाए। आपको मालूम है, सहाफ़ी आप बात कर रहे होते हैं जिस टाइम पे फ़ोन पे, तो पहले तो वो मेक श्योर करते थे व्हाट्सएप पे बात करें यार ये मॉनिटर तो नहीं है। अब वो क्योंकि खबरें चलती है कि व्हाट्सएप भी कॉम्प्रोमाइज़ है, कहते हैं यार मिल के बताऊँगा यार, आई मैसेज पे बात कर लेते हैं, सिग्नल पे बात कर लेते हैं, इस तरह बात की जाती है। तो इमरान खान के फ़ोन रिकॉर्ड किए जाते थे, बेनज़ीर के फ़ोन रिकॉर्ड किए जाते थे, नवाज शरीफ की टेपिंग की जाती थी। ये सुहेल अफरीदी की जासूसियाँ। मुराद सईद की किताब पढ़ें, जब वो रिजीम चेंज वाली रात का जिक्र करते हैं तो वो बताते हैं कि नए-नए लोग आए हुए थे और वो पूरे पीएम ऑफिस में कब्जे में लिया हुआ था उन्होंने, एक-एक चीज़ पे नज़र थी। इसी तरह मैं आपको ये बता देता हूँ, 2 अफसरान एक एजेंसी के असद कैसर साहब के कमरे के बाहर तैनात थे, वो अंदर गए थे, असद कैसर साहब से मिले भी थे वो, और जो उनको कहा था असद कैसर साहब खुद बताएं तो अच्छी बात है। इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर का डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी है, उसके कमरे में एक साहब बैठे हुए थे, वो एक खुफिया एजेंसी के एहलकार थे। वो जर्नलिस्टों पे नज़र रखने आए थे भेस बदल कर, और अरशद शरीफ साहब ने, मरहूम ने, शहीद ने मुराद सईद को उस वक्त बताया था, किताब में ज़िक्र है उसका एग्जैक्टली। मैंने जो पहला रिव्यू किया था, चंद सफ़ात मैंने पढ़ के सुनाए थे, उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से वहाँ पर जासूसी की जा रही थी। तो हमारे इदारे यही लग रहे थे, सुहेल अफरीदी की अगर बातें लीक हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कमरे में बग भी होंगे। जजेस के अगर बेडरूमों में कैमरे लगाए जा सकते हैं, उनके उधर लगाए जा सकते हैं, तो ये तो चीज़ ही कोई नहीं ना, इधर भी लगा देंगे।
होता है इस तरह। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इदारे नहीं है। प्रॉब्लम है पाकिस्तान में आज भी फ़र्द वाहिद फ़ैसले लेता है, इज्तमाही सोच पाई नहीं जाती। 4 लोग कमरे में बंद होते हैं, एक उनमें जो तगड़ा होता है वो कहता है ये करना है हमने, दूसरे उसके हक हाँ में हाँ मिलाने के लिए चमचागिरी करते हैं। और ये आपने हर जगह पे देखा होगा, आम ज़िंदगी में आपने देखा है कि आपका कोई डाडा एक रिश्तेदार हो, कोई वो आगे किसी चीज़ पे अड़ जाए, आप भी थोड़ी देर बाद उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते हैं। दफ्तरों में मैंने देखा है बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के सामने खड़े हो सकें, जो कह सकें ये गलत है। मैंने अरशद साहब के साथ मेरी बड़ी बहस हुआ करती थी। अरशद साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो जो बात कह देते थे वो फाइनल होती थी। वाहिद एक बंदा होता था पूरे दफ्तर में, और ये एयरवे में आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको गवाही देगा कि एक बंदा था जिसका नाम था अदील राजा, जो खड़ा हो जाता था कि सर ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है मैंने, ये ऐसे होना चाहिए। बहस होती थी, मैं मान जाता था, कभी कभी वो मान जाते थे, लेकिन बहस ज़रूर होती थी। ये कल्चर नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पर हुजूर का इकबाल बुलंद हो वाला कल्चर है। यहाँ पर आर्मी चीफ फैसले करता है, ही इज़ द सोल पर्सन, किसी को हम सुनते हैं चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर वज़ीर आज़म फैसले करता है, हम सुनते हैं किसी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम वाक़या आपको सुनाता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब ने एक पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग रखी थी जब वो वज़ीर आज़म थे पिछले टेन्योर में अपने। तो जनाब वाला नवाज़ शरीफ साहब जब आ रहे थे तो वो कुर्सियाँ, जो बड़े बड़े सोफ़े पड़े थे, साथ आजकल फैशन है ना, छोटी गद्दियाँ भी पड़ी होती हैं, तो एक साहब तेज़ी के साथ उन्होंने गद्दी सेट करके ऐसे करके थपथपा के रखी कि जी पोली करती दुनिया सब हुन, आप अपनी दुबर इस पे रखे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। और वहाँ पर पहले काफ़ी देर गुफ्तगू जो होती रही, वो नवाज़ शरीफ साहब ने एक नया मफरल लिया था, उसके ऊपर होती रही। जरदारी साहब का एक इंटरव्यू था। जरदारी साहब के इंटरव्यू के दौरान जो आपके संभाले नहीं जाते टीवी चैनल पे, फिलोसोफर कायरा साहब इतने बेचैन रहे। वो जरदारी साहब के शर्ट पे इधर ऐसे इकट्ठी हो गई थी, वो उसको सीधा करवाने के चक्कर में फिर जब ब्रेक आई तो उन्होंने टिशू लेके जरदारी साहब के इधर इधर खुद किया और ये शर्ट ठीक की कि जनाब अब बेहतरीन हो गया, अब आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। बिलावल साहब पेशावर में गए, केपीके में कुछ लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, तो वहाँ पर उन सबको लाइन में खड़ा किया गया और सबको ऑर्डर क्या था कि आपने चेयरमैन साहब कह के बिलावल साहब को पुकारना है, बिलावल साहब नहीं कहना, और किसी ने सलाम करने के लिए, गले मिलने के लिए आगे नहीं बढ़ना। बिलावल साहब मुनासिब खुद समझेंगे तो हाथ एक्सटेंड करेंगे तो आप ज़रूर तमीज़ के साथ एक कदम आगे बढ़ाकर सलाम कीजिएगा, वैसे चिमड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जब चीफ़ मिनिस्टर बनी तो इन्होंने ऑर्डर जारी किया कि सब मुझे मैडम चीफ मिनिस्टर कहा करेंगे। आप इसलिए अज़मा बुखारी चापलूस साहिबा को देखें, वो मैडम सीएम वो ट्वीटों में भी लिख रही होती है, उनका इतना तरा निकल गया, ट्वीटों में लिखे मैडम सीएम, अरे आप शॉपिंग करने के लिए चले गए, बताया नहीं क्या क्या लिया, मुझे दिखाई तो सही शॉपिंग। ये इतनी चापलूसी करते हैं। तो पाकिस्तान का मसला ही है। ईरान में देखिए, ईरान में उनका रहबर शहीद किया जाता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल उनका नेशनल सिक्योरिटी का हेड जो है, जो असल बंदा जिसको कह रहे थे, वो शहीद कर दिया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका सदर कहते हैं ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास लोग नहीं हैं, हमारे पास इदारे हैं। हर बंदे को पता है उसने क्या काम करना है, हर बंदा अपना काम करता चला जाएगा, एक की जगह दूसरा आ जाएगा। और ये ईरान के साथ कई मरतबा हो चुका है। बेशक बहुत स्टूपिड पॉलिसी होंगी ईरान की कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, लेकिन दूसरी तरफ जो भी बंदा जाता है इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने रिप्लेसमेंट में दूसरा बंदा साथ ही रखा होता है। अल्लाह जाने पाकिस्तान में ऐसा कब होगा। यहाँ पर तो मुराद सईद की किताब के मुताबिक बाजवा साहब कहते हैं मैं तो एक्सटेंशन लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो बस पाकिस्तान के हालात ही ऐसे थे कि मुझे लेनी पड़ गई। इसके बगैर कोई मुल्क चला नहीं सकता था। आज बेशरम बैठा हुआ बगलोल बन के, किसी को पहचानता नहीं है, थुक मुँह से साफ़ नहीं कर सकता। ये वो अपने वक्त का बड़ा फ़िरौन था जो बंदे को बंदा नहीं समझता था, जो अरशद साहब को धमकियाँ लगवाता था कि ये तुमने मेरे बारे में कहा, मैं तुम्हें देख लूँगा। ये शहबाज गिल को धमकियाँ लगाता था। ये शहजादा अकबर के बारे में कहा करता था कि ये आपकी मेरी लड़ाई कराना चाहता है, मैं इसको सेट कर दूंगा। ये वो आदमी है जिसने असद उमर को बाजू पकड़े कहा था तुम्हें मच जेल में भेजूंगा। ये वो आदमी जिसने राणा सनाउल्लाह को कहा था कि राणा साहब बड़े पतले हो गए थे, जेल में एक चक्कर और लगवाता हूँ और स्लिम हो जाएंगे। आज देखें ज़रा किस हालत में बैठा हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इससे सबक सीखना चाहिए। खैर मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।